डर नहीं जिनका छप्पर का मकान होता है। भूकंप का डर नहीं जिनका छप्पर का मकान होता है। मौत को बेखौफ जीते हैं जिनका जीवन तूफान होता है। सांस के एक एक बूंद में जीवन तलाशने का जज्बा रखो। सांस के एक एक बूंद में जीवन तलाशने का जज्बा रखो। बिना संघर्ष किए भला जीवन कब महान होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं वह यह है कि आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं। मैं सबसे पहले बात करूं, जिस मेंटल हेल्थ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, यह मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री डॉक्टर जगदीश और डॉक्टर AK श्रीवास्तव द्वारा विकसित है, जिस पर आधारित कुछ चीज़ें मैं आपसे बात करूंगा। इस इन्वेंट्री के आधार पर ख़ास तौर से यह प्रैक्टिकल हम लोग BA फर्स्ट ईयर के बच्चों को कराते हैं। यदि आप इस मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री के आधार पर किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्क्रीन पर इन्वेंट्री आप देख रहे हैं, जिसके अंदर इस इन्वेंट्री के बारे में सारे नियमावली को विस्तार से लिखा गया है। आगे अगर हम मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री की बात करें, हमने अभी आपको मैनुअल दिखाया, ये मैनुअल है जिसके अंदर इस इन्वेंट्री से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को विस्तार से लिखा गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यह मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री है जिसके अंदर 56 आइटम्स हैं, जो सभी के सभी प्रश्न आपके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इसमें कुछ प्रश्नों को हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम एक दो प्रश्न देखें इसमें, जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, मैं आत्मविश्वास की कमी का अनुभव करता हूँ। इसी तरीके से 56 आइटम्स हैं जो किसी न किसी रूप में आपके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल जब लिखते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री डालेंगे, जो आपका प्रैक्टिकल है उसका नाम डालेंगे और सबसे पहले आप एम बताते हैं, और यहाँ पर एम आपका है टू एसेस द टेस्टिस मेंटल हेल्थ स्टेटस बाय यूजिंग जगदीश एंड श्रीवास्तव मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री। यानी आप इसको यदि हिंदी में समझें तो जगदीश एवं श्रीवास्तव द्वारा विकसित मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नावली का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना, ये आपका उद्देश्य है। सबसे पहले फाइल में आप इसके बाद इंट्रोडक्शन बताते हैं, और इंट्रोडक्शन में आप जिस भी वेरिएबल को लेकर के काम कर रहे हैं या जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उससे संबंधित आपको सामान्य चीज़ें यानी परिभाषा और उसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन में बताना होता है। यानी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हिलगार्ड से लेकर के WHO की परिभाषा है जो यह बताती है कि मेंटल हेल्थ से क्या समझते हैं। जैसे अगर हम जल्दी से WHO की परिभाषा को देखें तो इन्होंने स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात करता है। यानी WHO के अनुसार हमें किसी भी तरह की बीमारी है, मानसिक समस्या है, मानसिक विकृति है, तभी हमारा मेंटल हेल्थ खराब नहीं है, बल्कि यदि हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग यानी सामाजिक जो वेलबींग है वो, और हमारा यदि इमोशनल जो वेलबींग है या इमोशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीज़ें यदि अच्छी नहीं हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य उत्तम नहीं माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो आप इसको देख सकते हैं और अपने फाइल में लिख सकते हैं। यदि हम जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो कई लोगों ने अपने अपने तरीके से एक अच्छे व्यक्ति के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कई तरह की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम मैस्लो एंड
मिटलमैन 1951 की बात करें तो इन्होंने, आप देख पा रहे हैं कि कुछ अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति के मानसिक जो स्वास्थ्य है उसकी विशेषताओं के रूप में जरूरी होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जहोदा 1958 द्वारा सजेस्टेड कुछ पॉइंट्स है जिसको देख सकते हैं, जिनके आधार पर भी हम किसी भी व्यक्ति के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को समझ सकते हैं। इसके अलावा सुल्ज 1977 ने भी कुछ पॉइंट्स को सजेस्ट किया है, यानी कुल 7 पॉइंट्स को सजेस्ट किया है। अगर ये सभी की सभी विशेषताएं किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं तो उस कंडीशन में उसका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ और भी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो किसी भी व्यक्ति के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के पहचान के रूप में साबित हो सकती हैं। अब अगर हम जल्दी से एक चीज़ आपको और बताना होता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। आप इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ के अंतर्गत लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको यहाँ जानना जरूरी है कि फैक्टर अफेक्टिंग टू मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मीन्स मानसिक स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है या मानसिक स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। इसमें इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, रूरल एंड अर्बन लाइफ के आधार पर भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का निर्धारण हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन एंड इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, कंडीशन, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ कैसा है, सेक्स के या जेंडर के आधार पर भी मानसिक स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। साथ ही साथ हमारा बुद्धि कैसा है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट की एबिलिटी हमारे अंदर कितना है, एजुकेशनल अचीवमेंट हमारे पास कितना है, ये तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। आपको इन सारे कारकों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी होता है। अब जल्दी से हम बात करें आगे आप कैसे फाइल में लिखें, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट आप बताते हैं, यानी जिस भी व्यक्ति पर आप यह मेंटल हेल्थ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या जिसके बारे में, जिस भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति का डिटेल आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे उसका नाम, उसका एज, उम्र, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, डे, डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट, प्लेस इत्यादि का आप जिक्र करते हैं। इसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी इस प्रैक्टिकल में या इस मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री में या मेंटल हेल्थ के इस टेस्ट में आप जो जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री, मैनुअल, रिकॉर्डिंग शीट, ग्राफ पेपर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप आवश्यक सामग्री में इसका जिक्र करेंगे। इसके बाद जल्दी से अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत 3-4 चीज़ें आते हैं जिसको आपको निश्चित रूप से बताना होता है, जिसमें प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट, यानी इस परीक्षण से संबंधित जो प्राथमिक व्यवस्था होती है उसको आप बिल्कुल सही तरीके से रखते हैं। और इंस्ट्रक्शन, यानी इससे संबंधित जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, आप विधिवत तरीके से सब्जेक्ट को समझाते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि ये कितने आइटम्स हैं, आपको कैसे भरना है, किसी भी आइटम्स को छोड़ना नहीं है, किसी भी आइटम्स पर एक से ज़्यादा टिक नहीं करना है, ठीक है, सारे आइटम्स को एक एक करके भरते जाना है। किसी भी प्रश्न का सबके लिए अलग अलग उत्तर हो सकता है क्योंकि सारे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अलग अलग हो सकता है। ये तमाम जो इंस्ट्रक्शंस है आपको अपने प्रयोजक को बताना होता है। इंस्ट्रक्शंस आपको जो क्वेश्चनेयर है, जो प्रश्नावली है, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, जहां से आप उसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। इसमें प्रोसीजर के बारे में आप बात करते हैं, यानी शुरू से लेकर अंत तक जो जो प्रक्रिया आपने की है उनके बारे में डिटेल बताना होता है। और इस परीक्षण से संबंधित जो प्रिकॉशंस या सावधानियां होती हैं के बारे में भी आप ध्यान देते हैं या के बारे में भी आप अपने फाइल में लिखते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट जो होता है वो 2 तरह की
रिजल्ट के बारे में आप बात करते हैं, जहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट होता है। अगर हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो इंट्रोस्पेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट के बारे में आप बताते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से यदि आपको जानना हो, डिटेल यदि आपको जानना हो, तो आप मेरे पिछले वीडियो, क्या आप जानना चाहते हैं आप कितने बुद्धिमान हैं, में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। आगे अगर हम बात करें रिजल्ट ऑफ द टेस्ट यानी क्वांटिटेटिव डेटा, तो इसमें एक लाइन आप लिखते हैं कि इससे रिलेटेड जो टेबल्स हैं या ग्राफ पेपर है या रिकॉर्डिंग शीट है वो अटैच किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर समझना चाहिए, जैसे ही आप लिख रहे हैं कि इससे संबंधित रिकॉर्डिंग शीट या टेबल्स या ग्राफ पेपर अटैच किया गया है, तो उन सारे टेबल्स को आपको यहाँ पर बनाना होता है, ग्राफ पेपर को बनाना होता है और यहाँ पर अपनी फाइल में अटैच करनी होती है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको इस प्रैक्टिकल से संबंधित साझा करना चाहता हूँ कि इसमें जो ज़्यादातर आपसे वाइवा में पूछा जाता है और आपको इसकी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए। जैसे इस पूरे प्रश्नावली में यानी मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री में टोटल 56 आइटम्स हैं और सभी आइटम्स के 4 चॉइसेस हैं, यानी 4 पॉइंट रेटिंग स्केल है, जहां पर हर प्रश्न का पहला जो विकल्प है वो ऑलवेज है, दूसरा ऑफेन है, तीसरा रेयरली है और चौथा नेवर है। और इसमें 2 तरह के आइटम्स रखे गए हैं, एक पॉजिटिव आइटम्स है, दूसरा नेगेटिव आइटम्स है, यानी आइटम का नेचर 2 तरह का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव आइटम्स की बात करते हैं तो कोई भी प्रश्न जब सीधे सीधे सकारात्मक तरीके से पूछा जाए तो उसे हम पॉजिटिव आइटम्स कहते हैं, जबकि उसी को उल्टे तरीके से यानी नेगेटिव तरीके से पूछा जाए तो उसे हम नेगेटिव आइटम कहते हैं। ये आप अपने जो स्केल है, जो क्वेश्चंस हैं, जो आइटम्स हैं, उसको पढ़ के समझ सकते हैं। मैं आगे इस पर बात करूंगा। स्कोरिंग यदि पॉजिटिव आइटम्स है, आप कैसे जानेंगे कि ये पॉजिटिव आइटम है या नेगेटिव आइटम है, तो इसकी जानकारी भी मैनुअल में लिखा गया, टेबल बना करके बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि 56 आइटम्स में से कौन कौन से आइटम्स पॉजिटिव हैं और कौन कौन से आइटम्स निगेटिव हैं। तो अगर पॉजिटिव आइटम्स हैं तो उनकी स्कोरिंग, यानी आप उसको भरवाने के बाद उसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे, यानी पॉजिटिव आइटम्स की स्कोरिंग आपको 4, 3, 2 एंड 1 के आधार पर करना है। इसको समझिए अच्छे तरीके से कि अगर पॉजिटिव आइटम है, उस पर 4 ऑप्शंस हैं, उस पर किसी एक पर टिक अगर किसी व्यक्ति ने लगाया है, तो जिस पर टिक लगाया है, अगर पहले ऑप्शन पर टिक लगाया है और वो आइटम अगर पॉजिटिव है तो उसको 4 नंबर देंगे, दूसरे पर टिक किया है तो 3 नंबर देंगे, तीसरे पर टिक किया है तो 2 नंबर देंगे और चौथे ऑप्शन पर टिक किया है तो 1 नंबर देंगे। यानी पॉजिटिव आइटम की स्कोरिंग आप 4, 3, 2 और 1 के आधार पर करेंगे, जबकि नेगेटिव यदि आइटम है तो जस्ट इसकी स्कोरिंग आप रिवर्स यानी उल्टा करेंगे, यानी पहले पर टिक किया है तो 1 देंगे, दूसरे पर टिक किया है तो 2 देंगे, तीसरे पर टिक किया है तो 3 देंगे और चौथे पर टिक किया है तो आप 4 देंगे। और यहाँ पर जो रिजल्ट आपका मेंटल हेल्थ का आता है वह उसका जो इंटरप्रिटेशन है या उसका जो व्याख्या है या उसका जो परिणाम है, आप वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर एंड वेरी पुअर यानी 5 स्तरों पर कर सकते हैं। यानी आप व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को 5 स्तरों पर परिभाषित कर सकते हैं या बता सकते हैं कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, औसत है, खराब है या बहुत खराब है। जल्दी से एक चीज़ मैं आपसे और यहाँ बात करना चाहता हूँ कि ये जो आप मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री जो यूज कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें टोटल 6 डायमेंशंस हैं, यानी 56 आइटम्स हैं और टोटल डायमेंशंस की संख्या 6 है। पहला डायमेंशन पॉजिटिव सेल्फ इवेल्युएशन है, जिसको हम PSE कहते हैं। दूसरा है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जिसको PR बोलते हैं। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, यानी इसको शॉर्ट में आप IP बोल सकते हैं। चौथा है ऑटोनॉमी, जिसको AUTNY बोल सकते हैं। पांचवा जो डायमेंशन है ग्रुप ओरिएंटेड एटीट्यूड्स, जिसको GOA यानी गोवा बोला जा सकता है शॉर्ट में। और पांचवा डायमेंशन इन्वायरमेंटल मास्टरी है, जिसको शॉर्ट में EM बोला जाता है। इसको जरा आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि डायमेंशंस का मतलब ये है यहाँ पर, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को यानी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को कई तरह के कारक प्रभावित कर सकते हैं।
इस परीक्षण में सभी तरह के कारकों के बारे में बात नहीं की गई है। यानी जिन महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के अच्छे या खराब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताने वाले हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 6 आधार है। इन 6 डायमेंशन या 6 आधारों के अलावा किसी और तरह के आधार पर हम उसके मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे या खराब होने की बात नहीं करेंगे। यानी ये 6 लक्षणों के आधार पर अगर किसी भी तरह का किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम उसके जानने की कोशिश करेंगे, या खराब है तो उसे जानने की कोशिश करेंगे। ये नॉर्म टेबल है मेंटल हेल्थ का, मेल एंड फीमेल। यानी आप मैनुअल में देखेंगे कि मेल और उसमें नॉर्म टेबल बनाया गया जिसमें मेल एंड फीमेल का अलग अलग टेबल है। यदि आप यह परीक्षण किसी मेल पर कर रहे हैं तो मेल वाला नॉर्म टेबल आप बनाएंगे, यदि आप फीमेल पे कर रहे हैं तो फीमेल वाला नॉर्म टेबल बनाएंगे। ये दूसरा टेबल नंबर 2 है, जहां पर हेडिंग है शोइंग आइटम नंबर इंक्लूडेड इन वेरियस डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ। यह यदि आप मैनुअल में देखिए तो पेज नंबर 8 पर आपको यह टेबल मिल जाएगा। इसमें 3 कॉलम्स हैं जिसमें डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ, और डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ में PSE, PR, IP, AUTNY, GOA और EM, यानी 6 जो डायमेंशंस हैं जिसके बारे में हमने अभी आपको पीछे बात किया था, ये आप 1 बाई 1 लिखेंगे। और दूसरे कॉलम में आइटम्स लिखा हुआ है, और आइटम जैसे मान लीजिए PSE पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन में आइटम्स कितने हैं, टोटल 10 हैं, ठीक है। और 10 में से कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं, तो 6 जो आइटम्स हैं वो पॉजिटिव हैं, 4 क्या हैं, नेगेटिव हैं। यानी आप यहाँ पर जो रेड कलर से देख रहे हैं, आप इसको और भी तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। जो 4 रेड यानी आइटम नंबर 1, 7, 13 एंड 23 वाले जो आइटम्स हैं ये नेगेटिव हैं, जबकि ब्लैक कलर के जो सीरियल नंबर लिखे गए हैं यानी 19, 27, 32, 38, 45 एंड 51, यानी ये 6 आइटम्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो टोटल 10 आइटम्स में से, यानी आप इसको फिर से समझिए, पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन में टोटल 10 आइटम्स हैं, जिनमें से 6 पॉजिटिव आइटम्स हैं जिनका सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, और 4 नेगेटिव आइटम्स हैं रेड वाले जिनका सीरियल नंबर भी आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। ऐसे ही आप PR, ऐसे ही IP, यानी सभी 6 डायमेंशंस का आप उनका सीरियल नंबर आइटम्स में लिख लेंगे। पॉजिटिव आइटम्स कौन कौन से उसको लिख लेंगे, और नेगेटिव आइटम्स कितने वो लिख लेंगे, और टोटल आइटम्स कितने, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट पर आप लिख लेंगे। यह सारा कुछ आपको अपने से नहीं लिखना है, बल्कि यह सारी जानकारी इस मैनुअल में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिया गया है, जो आप इसी के तरीके से आप 6 डायमेंशंस के बारे में आपको लिखना होगा। अब यह आप टेबल जो है समझने की कोशिश करिए। ये टेबल नंबर 3 है, जिसको रिकॉर्डिंग सीट ऑफ मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए आपने फीमेल पे किया है तो फीमेल स्टूडेंट्स लिखेंगे, मेल पे किया है तो मेल लिखेंगे, और उसका टेबल आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि टोटल 5 कॉलम्स हैं, जिसमें पहले वाले कॉलम में डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ लिखा हुआ है, जहाँ पे आप सभी 6 डायमेंशंस को लिखेंगे। दूसरे वाले जो कॉलम है उसमें पॉजिटिव आइटम्स हैं, तीसरे वाला कॉलम में नेगेटिव आइटम्स के बारे में लिखेंगे, चौथे में स्कोर बताएंगे, और 5वें में इंटरप्रिटेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए पहला डायमेंशन लेते हैं, पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन यानी PSE। इसमें जो पॉजिटिव आइटम्स हैं उनका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। मैंने पिछले वाले में भी आपको दिखाया था, 19, 27, 32, 38, 45, 51, ये जो सीरियल नंबर वाले आइटम्स हैं ये पॉजिटिव आइटम्स हैं और PSE डायमेंशन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पहला, 7वां, 13वां और 23वां जो आइटम्स हैं यह नेगेटिव आइटम्स हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया। यानी टोटल पॉजिटिव आइटम्स पहले डायमेंशन में कितने हैं, 6, और पहले डायमेंशन में नेगेटिव आइटम्स कितने हैं, 4। यानी पहले डायमेंशन में टोटल आइटम्स कितने हुए, 10। और जो इसके नीचे यानी आइटम के नीचे जो रेड कलर से लिखा गया है ये स्कोर है। जैसे उसने पहले डायमेंशन में 19वें आइटम्स पर 2 नंबर पाया, 27वें पर 2 नंबर पाया, 32वें पर 4 नंबर पाया, 38वें पर 4 नंबर पाया, ठीक है।
और 45वें पर 4 है, और उसी तरह से 51 वाला जो आइटम है उस पर भी 4 है। तो इस तरीके से टोटल 17 है, ठीक है, यानी पॉजिटिव 6 आइटम्स पर टोटल 17 स्कोर पाया है। उसी तरीके से नेगेटिव जो 4 आइटम्स हैं उनमें 4 + 4 + 3 + 4 यानी टोटल 15 हो गया। तो पहले डायमेंशन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 10 आइटम्स पर मिला करके कितना स्कोर हो गया? 32। और 32 कितने में 32? अगर 10 आइटम्स हैं और मैक्सिमम उसको 4 दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 4 × 10 यानी 40 में कितना पाया? 32। तो 40 में 32 स्कोर करना यानी 80% स्कोर आया। और इस 80% स्कोर का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? एवरेज। यानी पहले इस मानसिक स्वास्थ्य के पहले जो डायमेंशन है पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन पर 80% स्कोर के साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य औसत स्तर का आया है। उसी तरीके से आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें के बारे में भी आप लिख लेंगे। और यहाँ अगर आप समझना चाहें तो पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन यानी जिस व्यक्ति में अपने आप का पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन यानी जिस व्यक्ति का अपनी नज़र में अपना मूल्यांकन बेहतर होता है, पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन है, वह अपना सकारात्मक तरीके से मूल्यांकन करता है, सकारात्मक तरीके से व्यवहार करता है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य इसके आधार पर यानी जिस व्यक्ति में अपने सेल्फ इवैल्यूएशन का तरीका पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, पॉजिटिविटी के साथ वो अपना मूल्यांकन करता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। और यहाँ पर जो रिजल्ट बता रहा है कि इस आधार पर उसमें पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन की क्षमता बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, यानी सामान्य स्तर का है। उसी तरीके से आप सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं। अब लास्ट में एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए टोटल स्कोर 56, सभी 6 डायमेंशन पर मिला करके कितने आइटम्स हो जाएंगे? 56। टोटल जो स्कोर मैंने जिस पर किया है उसका टोटल स्कोर सभी डायमेंशन पर मिला करके कितना आया? 175। कितने में से? 224 में से। टोटल 224 स्कोर हो सकता है इसका, और मिनिमम कितना होगा? जितने आइटम से उतना होगा, यानी 56 to 224। तो 224 में से कितना पाया है मेरे सब्जेक्ट ने? 175। और 175 का कितना परसेंट होगा? 78%। और 78% का मतलब एवरेज। इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर मैंने यह मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नावली का उपयोग किया था उसका मानसिक स्वास्थ्य औसत स्तर का आया, मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ को भी अपनी फाइल में लिख सकते हैं। अब जल्दी से अगर हम ग्राफ पेपर के बारे में बात करें तो ग्राफ शोइंग टेस्टी स्कोर इन ईच डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी, आप इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक्स एंड वाई 2 एक्सिस है। आप एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी लिखेंगे और वाई एक्सिस पर स्कोर ऑफ ईच डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ आप लिखा है, यहाँ पर आप सभी जो 6 डायमेंशंस है उसका नाम लिखेंगे, जैसे PSI, PRIP, AUTNY, गोवा एंड EM, ठीक है। वहाँ पर स्कोर ऑफ ईच डायमेंशन के बारे में बताएंगे। अब ये जो 6 अलग अलग डायमेंशंस हैं इनको स्कोर के आधार पर आपको ग्राफ बनाना है। जैसे पहले वाले डायमेंशन में, पहले वाले में PSI में कितना स्कोर था, जैसे यहाँ पर देखिए 32 था, तो 32 के आधार पे बनाया गया। यहाँ पे आप 10 से लेकर के 10, 20, 30, 40, 50 तक का आप स्कोर रेंज बना लीजिए स्कोर ऑफ ईच डायमेंशन में। और हर एक डायमेंशन का जिस स्कोर से संबंधित जितना होता है उसके आधार पर आप उस जो है उसकी ऊंचाई को आप रखेंगे। जैसे पहले वाले में स्कोर कितना है? 32 है, तो 32 के आधार पर PSC को रखा गया है। वैसे ही दूसरे वाला जो है यानी PR में टोटल स्कोर इसका है 25, तो देखिए PR में 25 के आधार पर रखा गया है। वैसे ही 39 आया है IP का,
तो आईपी में देखिए इसको 39 के, ऐसे ही जितने भी डायमेंशंस का जो स्कोर आपका आता है उसी के आधार पे आप यहाँ पर आप ग्राफ पेपर तैयार करेंगे और आप इसके ऊपर आप टाइटल जरूर लिखेंगे और साथ ही साथ स्केलिंग की बात आप जरूर करेंगे। जैसे ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल यूनिट्स इक्वल टू 1 डायमेंशन, एक्स एक्सिस पर 10 स्मॉल यूनिट्स को लेकर के आप एक डायमेंशन बना रहे हैं जो आपके ग्राफ पेपर में होता है। वैसे ही वाई एक्सिस पर आप 10 स्मॉल यूनिट्स को एक 5 स्कोर की तरह से यूज कर सकते हैं, या 20 स्मॉल यूनिट्स को आप 5 स्कोर की तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। वहीं उसके बाद आता है डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन। जब आप डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये बताते हैं कि इस प्रश्नावली पर, इस मेंटल हेल्थ प्रश्नावली पर टोटल स्कोर कितना आपके सब्जेक्ट ने या व्यक्ति ने पाया है, और साथ ही साथ सभी 6 अलग अलग डायमेंशंस पर उसका स्कोर क्या आया है। यानी आप टोटल स्कोर के आधार पर भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप बता सकते हैं, पता कर सकते हैं, और साथ ही साथ हर डायमेंशन के आधार पर भी आप व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का अलग अलग भी पता कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टोटल स्कोर के आधार पर, संपूर्ण रूप से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने के बावजूद भी कुछ कुछ डायमेंशन ऐसे हो सकते हैं जिनके आधार पर उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता। हो सकता है वो अच्छा हो, या हो सकता है वो सामान्य स्तर का हो। लेकिन जब हम टोटल स्कोर के आधार पर बात करते हैं तो एक सामान्य यानी एवरेज मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। तो अगर आप थोड़ा अंदर जा कर के एक एक डायमेंशन वाइज भी आप व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को समझेंगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाले या पुअर बनाने वाले अलग अलग कारकों की स्थिति कैसी है, यानी कौन से लक्षण किस स्तर के हैं। ओवरऑल मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने के बावजूद भी ऐसे कौन कौन से डायमेंशन या लक्षण हैं जिसको लेकर के और सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो आप अलग अलग डायमेंशन वाइज भी इसके स्कोर के आधार पर इसका इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बताना पड़ता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा या बहुत अच्छा या खराब या बहुत खराब आता है तो उस कंडीशन में उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। यानी आपको इसलिए यहाँ बताना जरूरी है कि हर व्यक्ति का किसी का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो किसी का मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है, तो किसी का औसत हो सकता है। यानी परीक्षण एक ही है और अलग अलग व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य का परिणाम अलग अलग आ रहा है। मतलब कुछ कारण होगा, कुछ फैक्टर होगा जो उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता होगा। तो आपने जिस भी व्यक्ति के ऊपर यह परीक्षण किया है उसके ऊपर कौन से कारक लागू होते हैं, उन कारकों के बारे में भी आपको बताना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य बहुत पुअर आया, खराब आया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यह बताना अनिवार्य है कि कौन कौन से कार्य, जैसे फैमिली इशू हो सकता है या बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वह पूरा न होने की वजह से हो सकता है, या एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, या और तरह के साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। तो उन कारणों को ढूंढना और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के परिणाम के साथ उसको जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ जिस तरह के परिणाम के बारे में आप बता रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई स्टडी अध्ययन आपको मिल जाए तो उसको कोट भी आप अपने इस पार्ट में कर सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं। जैसे मैं अपने रिजल्ट के आधार पर कंक्लूजन बताऊं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एंड नॉन टेबल इट इज फाउंड दैट माय टेस्टी हैज एन एवरेज मेंटल हेल्थ, सी हैज ऑब्टेन्ड स्कोर 162। ठीक है, यानी टोटल स्कोर के आधार पर हमारी जो परीक्षार्थी थी उसका जो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो औसत स्तर का आया है। ये कंक्लूजन निकला। ऐसे ही आप जिसके ऊपर आप कर रहे हैं पूर्ण रूप से भी आप उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में
कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष दे सकते हैं, बता सकते हैं, और अलग अलग डायमेंशन वाइज भी आप उसके मानसिक स्वास्थ्य का पता कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ रेफरेंसेस है, जैसे आप जिस भी बुक्स को आप पढ़ते हैं, जिस भी चीज़ को आप पढ़ते हैं, जो भी रिसोर्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसका रेफरेंस कम से कम इस तरीके से लिखिए। हालांकि एपीए स्टाइल में रेफरेंस लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन आप बीए के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम इतना ज़रूर बताना होता है। आप सभी ने बहुत कीमती समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।